हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मंजीत सिंह चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। आज हम लोग पॉलिटी की क्लास में अनुसूचियाँ हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे, जिसमें पहली अनुसूची से लेके 7 अनुसूची तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम लोग 8वीं अनुसूची से लेके 12वीं अनुसूची तक पढ़ेंगे फ्रेंड्स। लेकिन लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 7वीं अनुसूची को पढ़ा था। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों को भी देखा था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन उसके संबंध में कुछ बातें भी रह गई थी फ्रेंड्स, उसका भी डिस्कशन पहले कर करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आपको 8वीं अनुसूची की तरफ। एक बार पहले शॉर्ट में रिवीजन कर देता हूँ कि एक अनुसूची से लेकर 7 अनुसूची तक शॉर्ट में हमने क्या पढ़ा था, वहाँ तो हमने बहुत डिटेल में समझाया है। जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे वो डिस्क्रिप्शन में जाकर नीचे मेरे अनुसूची पार्ट 1 में देख सकते हैं। वहाँ पे डिटेल में अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 7 तक को बताया गया है। लेकिन अभी यहाँ मैं शॉर्ट में रिवीजन कर रहा हूँ कि जैसा कि हम लोगों ने अनुसूची 1 में क्या पढ़ा है फ्रेंड्स, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 में संघ एवं राज्य के पदाधिकारियों का वेतन एवं पेंशन। अनुसूची 3 में संघ व राज्य के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ ग्रहण नहीं है, उसको क्रमशः आर्टिकल 60 में है राष्ट्रपति का, 69 में है उपराष्ट्रपति का और 162 में है राज्यपाल का। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद अनुसूची 4 में मैंने क्या बताया था, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। अनुसूची 5 में क्या था, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व प्रबंधन की बात की गई थी। और अनुसूची 6 के अंतर्गत फ्रेंड्स आपको याद होगा शायद, केवल अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में का प्रशासन कहाँ के, केवल 4 राज्यों। और 4 राज्य कौन कौन से थे, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। वहाँ मणिपुर शामिल नहीं है, ये मैंने आपको बताया था। कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत रखिएगा, मणि नागरिक के पास है, मणि वहाँ पर शामिल नहीं है। याद करने के तरीके में थोड़ा सा ये लिंक लगा के रखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने अनुसूची 7 की बात की गई थी। तो अनुसूची 7 पे मैंने बताया था कि अनुसूची 7 के अंतर्गत संघ व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। साथ ही साथ अनुसूची 7 के अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और मैंने आपको ये भी बताया था फ्रेंड्स, संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। और राज्य सूची के अंतर्गत जो भी विषय आते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का होता है। लेकिन दोनों के कानून बनाने के पश्चात यदि केंद्र और राज्य में किसी बात का अगर मतभेद होता है तो केंद्र के द्वारा बनाया गया जो कानून होता है वह प्रभावी माना जाता है। लेकिन एक सूची और आती है जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है और बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, अवशिष्ट सूची। कभी अगर प्रश्न पूछा जाए अवशिष्ट सूची में किन विषयों को रखा जाता है, तो आप इसका कंसेप्ट समझिएगा फ्रेंड्स। ऐसे जितने भी विषय जिनको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर स्थान नहीं दिया गया है, उन सारे विषयों को अवशिष्ट सूची में रखा गया है। और अवशिष्ट सूची में जो जितने भी विषय रखे गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, केवल और केवल केंद्र सरकार को होता है। फिर मैंने कुछ बातें और बताई थी कि यहाँ एक पर संविधान संशोधन पूछा जाता है, 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि कुछ प्रावधान ऐसे थे जो राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में लाए गए हैं, वो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वह कौन कौन से विषय हैं जिन्हें राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में लाया गया है और किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को, वन को और भी कुछ बातें हैं, लगभग ऐसे 5 प्रावधान हैं जो समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाए गए थे। इतनी क्लास को हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था। लेकिन आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं, कभी कभी आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो संघ सूची में हैं, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो राज्य सूची में हैं और कौन से ऐसे विषय हैं जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि हम लोगों ने तो वहाँ तो संघ सूची में लगभग 100 विषय पढ़े थे, राज्य सूची में हम लोगों ने 61 विषय पढ़े, समवर्ती सूची में हम लोगों ने 52 विषय देखे हैं। क्या इन सारे विषयों को हमें याद करना है? नहीं फ्रेंड्स, गिने चुने कुल 10 से 12 विषय हम लोगों को केंद्र संघ सूची में, 6 से 7 विषय राज्य सूची में और 6 से 7 विषय हम लोगों को समवर्ती सूची में देखना होता है। यही से मोस्टली आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उन विषयों की चर्चा मैं आपके सामने थोड़ा सा करना चाहता हूँ। जैसे अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, तो इसे याद करने के लिए थोड़ा सा दिमाग में एक फ्रेम बना कर रखिएगा फ्रेंड्स कि संघ को मतलब शहर समझिएगा, राज्य को मतलब गांव समझिएगा। ऐसा है नहीं, याद करने के तरीके के लिए बता दे रहे हैं
तो ताकि जो विषयों का मिक्सअप हो जाता है वो मिक्सअप ना होने पाए, तो ऐसे विषय जिस पे आपको शहर की झलक दिखे कि हाँ ये चीज़ें तो कहाँ पे होती हैं, शहर में हैं, तो फिर आपको कहाँ पे होगा, तुरंत उसको आप शहर में टिक करेंगे, हाँ ये विषयों का संबंध हमें गांव से लग रहा है, वो राज्य सूची के विषय हों। जैसे अगर कहा जाए संघ सूची में पहला एक विषय है इंपॉर्टेंट, रेडियो एवं टेलीविज़न। कौन है फ्रेंड्स? रेडियो एवं टेलीविज़न। ये कहाँ का है? ये आपका है केंद्र सूची अर्थात संघ सूची का विषय। उसके बाद क्या है? शेयर बाजार। उसके बाद क्या है? डाकघर। उसके बाद क्या है? निगम कर। उसके बाद क्या है? बैंकिंग। उसके बाद क्या है? जनगणना। ये सब सारे विषय फ्रेंड्स कहाँ के आते हैं? संघ सूची में आते हैं। अब आप खुद सोचिए, रेडियो और टेलीविज़न सुनने का काम क्या गांव में होता होगा या शहरों में होता होगा? तो आप कॉमन सेंस से ये समझ सकते हैं कि गांव में व्यक्ति को खेती और किसानी करने के अलावा इतना समय ही नहीं कि टीवी देख सके, ये काम शहरों में ज़्यादा होता है। तो रेडियो और टेलीविज़न ये संघ सूची का विषय है। शेयर बाजार, तो शेयर में पैसा लगाने का काम कौन करता है? ये शहर के लोग ही कर सकते हैं। गांव के पास तो 2 वक्त की सही से भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो पाती, तो शेयर में पैसा कैसे लगाएंगे? तो शेयर कहाँ का है? ये संघ सूची का विषय है। साथ ही साथ डाकघर, ये भी संघ सूची का विषय है। निगम कर, ये भी संघ सूची का विषय है। बैंकिंग, ये भी संघ सूची का विषय है। जनगणना, ये भी संघ सूची का विषय है। अगर ये 7-8 विषय भी आपके दिमाग में रहेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से भी क्वेश्चन मोस्टली आपके बनते हैं जो संघ सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। सवाल उठता है कि राज्य सूची से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं सर? तो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत सबसे पहले ध्यान रखिएगा भूमि सुधार, भूमि सुधार, गैस। आपको जैसा कि पता है उज्ज्वलता योजना के तहत गैसों का जो वितरण किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया था, गैस। रेलवे पुलिस, देखिए एक कंफ्यूजन होगा फ्रेंड्स, अगर रेलवे की बात आएगी तो आपको क्या पता है रेलवे की पटरियां गांव में बिछाई गई या शहरों में बिछाई गई हैं? तो शहरों में है। मैंने शहर को किससे कनेक्ट करने के लिए कहा है? केंद्र से कहा है। तो जो रेलवे सिर्फ पूछा जाए तो रेलवे जो विषय है वह आपका संघ सूची का है, लेकिन रेलवे पुलिस जो है और पुलिस या रेलवे पुलिस, यह दोनों विषय आपका कहाँ का है? राज्य सूची का विषय है। और साथ ही साथ जब पुलिस गांव में है तो गांव में ही इसका मतलब क्या होगा? वहीं पर कारागार का भी विषय रखा गया है। कारागार मतलब कि जेल का विषय भी कहाँ रखा गया है? ये भी राज्य सूची के विषय के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही साथ इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया भूमि सुधार, रेलवे, गैस। रेलवे कहाँ पर है? संघ सूची में है। रेलवे पुलिस कहाँ है? राज्य सूची में है। पुलिस कहाँ है? ये भी राज्य सूची में है। कारागार कहाँ है? ये भी राज्य सूची में है। स्वच्छता, स्वच्छता ये भी कहाँ है? ये भी राज्य सूची का विषय है। ये सब आपके कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न आपके समवर्ती सूची में भी पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। खासकर 2 ध्यान रखिएगा, शिक्षा और वन। पहले तो राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद शिक्षा और वन को राज्य सूची से निकालकर फ्रेंड समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया। तो आपने संघ सूची और राज्य सूची के विषयों को देखा। उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं कि समवर्ती सूची के विषयों के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप किसी एनसीईआरटी बुक से या कोई टेक्स्ट बुक से एक बार थोड़ी सी डिटेल में और देख लीजिएगा, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनका डिस्कस मैंने आपके सामने यहाँ पर कर दिया है। तो समवर्ती सूची को जो विषय है फ्रेंड्स, सबसे पहले आर्थिक योजना, आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, ये 2 अलग याद रखिएगा आप, आर्थिक योजना, आपराधिक मामले। उसके बाद केवल जनसंख्या याद रखिएगा, इसके बाद सारी चीजें हो जाएंगी। जनसंख्या होगी तो जनसंख्या नियंत्रण भी यही होगा। जनसंख्या नियंत्रण है यहाँ पर, विवाह भी यहीं पर है। जब विवाह होगा तो विवाह विच्छेद भी यहीं पर होगा, और जब विवाह विच्छेद यहाँ पर है तो विवाह विच्छेद के पश्चात अगर बच्चे नहीं होते हैं तो गोद लेने की भी प्रक्रिया यही होती है। और जब गोद लेने की प्रक्रिया यहीं पर है, जब बच्चे अधिक हो जाते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण किया गया। जब विवाह होगा तो आपस में मतभेद हुए, इसका मतलब विवाह विच्छेद भी यही होगा, विवाह विच्छेद भी यहीं पर होगा। तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखिएगा कि विवाह शब्द कहाँ पर है? समवर्ती सूची में। जब विवाह है
तो विवाह विच्छेद भी होगा। जब आपस में तालमेल नहीं होंगे, तालमेल ठीक होगा तो बच्चे होंगे, तो बच्चे होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, तो जनसंख्या को कंट्रोल किया जाएगा, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण भी यहीं पे है, परिवार नियोजन भी यहीं पर है, परिवार नियोजन भी यहीं पर है। और जब इन चीज़ों को लेकर के कोई विवाद होगा उसके लिए दंड दिया जाएगा, और दंड प्रक्रिया को भी समवर्ती सूची में रखा गया है, आपराधिक मामलों को भी यहीं पर रखा गया है, और आर्थिक योजना को भी यहीं पर रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शिक्षा और वन, शिक्षा और वन को भी समवर्ती सूची के विषयों के अंतर्गत रखा गया है। एक बार शॉर्ट में रिवीजन करते हैं, अगर आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे हैं इसका नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा कि समवर्ती सूची के विषयों के अंतर्गत सबसे पहले आपराधिक मामले, उसके बाद आर्थिक योजना, उसके बाद फिर क्या ध्यान रखना है आपको, विवाह। यही विवाह से सारी चीज़ें बन जाएंगी, विवाह, विवाह विच्छेद, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, गोद लेना, आपराधिक मामले, दंड प्रक्रिया, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। इसका मतलब इस पर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है, लेकिन दोनों भी अगर एक साथ कानून बना दे तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ज़्यादा प्रभावी होगा। यहाँ तक एकदम क्लियर हो रहा है? तो एक बार इसे वीडियो फिर से बैक करके देख लीजिएगा, उन सारे विषयों को नोट कर लीजिएगा। भले ही आपके इतने सारे विषय हैं, लेकिन प्रश्न यही से पूछे जाते हैं जितने विषयों का डिस्कस मैंने आपके साथ किया। अब हम लोग आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं 8वीं अनुसूची के आगे। सबसे पहले देखते हैं 8वीं अनुसूची में क्या है। तो 8वीं अनुसूची का जो आंसर देना होता है वो एक शब्दों में देना होता है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषा को रखा गया। किसे रखा गया फ्रेंड्स? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषा को रखा गया है। जवाब तो केवल एक शब्दों में आपको रटा दिया जाता है कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है, भाषा है। लेकिन इसी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इसके इतर पूछे जाते हैं, इसके अलावा पूछे जाते हैं, वहाँ आपको एग्जामिनेशन में कन्फ्यूजन होता है। आइए मैं कोशिश करता हूँ उन सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊं कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या रखा गया है। पहली बात, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं को रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कितनी भाषाएं थीं? वर्तमान में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो सवाल ये उठता है, जब 8वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जब 8वीं अनुसूची को हमारे मूल संविधान में लाया गया था, क्या उसी समय 22 भाषाएं थीं कि उस समय कम थीं? समय समय पर संविधान संशोधन के द्वारा इसमें नई भाषाएं जोड़ी तो नहीं गई? बिल्कुल जोड़ी गई हैं फ्रेंड्स, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषा को रखा गया है और वर्तमान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं को इसमें जगह दी गई है। लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमारी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत केवल 14 भाषाएं थी। वर्तमान में संख्या कितनी हो गई है? 22। इसका मतलब समय समय पर संविधान संशोधन के माध्यम से 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है और यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। तो मूल रूप से इसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट ये बनता है कि 15वीं भाषा को वह कौन सी है जिसे हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त किया गया। तो बच्चे सोचते हैं इसका मतलब हमें 1 से लेकर 22 भाषाओं को याद करना है, कब कब स्थान दिया गया। नहीं, 15वीं भाषा को इसलिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे मूल संविधान में, अर्थात जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तब केवल 14 भाषाएं ही थी और 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। ये अमेंडमेंट आपको याद रखना है कि 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा को जोड़ा गया है। इसे आप अलग से याद रखिए। फिर 16वीं, 17वीं, 18वीं को एक साथ याद रखिए। क्यों? क्योंकि सबका एक ही आंसर है। 16वीं भाषा के रूप में कोंकणी, 17वीं की भाषा के रूप में मणिपुरी और 18वीं भाषा के रूप में नेपाली को केवल एक ही संविधान संशोधन एक साथ हुआ था, 71वां संविधान संशोधन 1992। इसी के द्वारा इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया था। अगर कभी एग्जाम में हो सकता है, बड़े एग्जाम में समीक्षा अधिकारी या पीसीएस जैसे एग्जामों में डायरेक्ट पूछ लिया 18वीं भाषा कौन थी, 17वीं भाषा कौन सी या 16वीं कौन सी थी, तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो। तो आप एक क्रम याद रखिएगा। आप हिंदी वर्णमाला अगर आप पढ़े होंगे तो सबसे पहले का आता है, उसके बाद माँ आता है, फिर ना आता है। ये तो इतना पता है ना। इसका मतलब कोंकणी, मणिपुरी, तब नेपाली। 16वीं कोंकणी, 17वीं मणिपुरी और 18वीं नेपाली है। और इन तीन भाषाओं को 21वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। एकदम क्लियर हुआ फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। उसके बाद उससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है
जो 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी, कौन कौन सी? 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं। ये तो आपके एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। अभी तो शायद डोगरी को लेकर सवाल तो पूछा गया अभी आपके बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये क्रम याद रखना है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इनका क्रम नहीं पूछता, इन 4 भाषाओं को एक साथ पूछता है। इन 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2004 में जोड़ा गया। ये मिस्टेक है फ्रेंड्स, सही कर लीजिएगा। ये 2003 नहीं, क्योंकि 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 2004 में हुआ था, और 2004 के ये संशोधन के बाद हमारे 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं और जोड़ी गईं, जिन्हें मान्यता, संवैधानिक मान्यता दी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसके अलावा 2 प्रश्न भी और रह गए हैं जो आपको 8वीं अनुसूची से ही पूछे जाते हैं। वह प्रश्न कौन सा है फ्रेंड्स? वह प्रश्न है, हिंदी को 8वीं अनुसूची में तो शामिल किया गया है, हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, लेकिन इंग्लिश को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस भाषा को हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त नहीं है। वहाँ पे अगर ऑप्शन दे दिया हिंदी, डोगरी, मैथिली, अंग्रेजी, तो आप सोचेंगे अंग्रेजी ही अर्थात इंग्लिश ही नहीं होगी, और शायद इंग्लिश होगी, डोगरी नाम नहीं सुना लग रहा है या मैथिली नाम सुना नहीं लग रहा है, ये नहीं होंगी। तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी को 22वीं भाषा, जो 22 भाषाएं हैं उसमें इसको मान्यता नहीं दी गई है, जबकि हिंदी को इसमें मान्यता दी गई है। अब जाकर के आप 8वीं अनुसूची को लेकर किसी भी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन प्रायः आप लोग गलती क्या करते थे फ्रेंड्स, केवल 8वीं अनुसूची का मतलब भाषा, लेकिन उस भाषा में कौन सी भाषा, ये आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझते थे, इसलिए आपको दिक्कतें होती थी। मैं उम्मीद करता हूँ अब 8वीं अनुसूची को लेकर के कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको परेशान नहीं करेंगे। ऐसे बच्चे, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, जो हमारा इंडिविजुअल क्लास पढ़ना चाहते हों वह 7068507275 पे कांटेक्ट करके इंडिविजुअल पॉलिटी में एडमिशन ले सकते हैं। जो आप वनडे एग्जामिनेशन से लेकर के पीसीएस एग्जामिनेशन तक के कोई भी क्वेश्चन आपके वहाँ से बाहर नहीं होंगे। पूरा इंडिविजुअल तरीके से पूरा 35 से 36 चैप्टर को आपको कम्प्लीटली पढ़ाया गया है। उसके साथ ही साथ उसमें 20 साल के क्वेश्चन को भी क्रम वाइज से सॉल्व कराया गया है। क्योंकि आपके 4 ही सब्जेक्ट हैं, छोटा एग्जाम दीजिए या बड़ा एग्जाम दीजिए, अगर आपने चारों सब्जेक्ट पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, खासकर वनडे एग्जामिनेशन में तो इकोनॉमिक्स में केवल करने के क्वेश्चन बनते हैं, साइंस, इन 4 पोर्शन पे अगर आपने अच्छे से पकड़ बना ली फ्रेंड्स, फिर जीएस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होने हैं। केवल आप करंट को मजबूत करते रहिए, थोड़ा सा यूपी स्पेशल भी देखते रहिए। लेकिन इन चारों सब्जेक्ट पे मजबूती बनाने के लिए एक एक सब्जेक्ट पर आपको मजबूती से पकड़ बनाना होगा। तो अगर बच्चों, जितने भी स्टूडेंट्स आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग को पॉलिटी पे एक मजबूत पकड़ बनानी है, कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को समझना है कि इंटरेस्ट के साथ समझना है, तो आप इंडिविजुअल क्लास में एडमिशन लेकर पॉलिटी पे एक मजबूत पकड़ बना सकते हैं। जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना होगा वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 9वीं अनुसूची की तरफ। 9वीं अनुसूची में डायरेक्टली उसका जो मूल पार्ट है वो कहा जाता है कि भूमि सुधार है। क्या है? 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधार को रखा गया है। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या था? 9वीं अनुसूची हमारे संविधान के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों प्रावधान? क्योंकि ये प्रावधान किया गया था, ऐसा कोई भी विषय, जैसे हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रावधान रखा गया है, मतलब किसी की भी मामले को न्यायपालिका उस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। लेकिन 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो विषयों को डाला जाएगा उन विषयों पर न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। लेकिन बाद में एक बहुत ही फेमस केस आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस के बाद ये फैसला आया कि जिस दिन से केशवानंद भारती केस का निर्णय आने के पश्चात यह प्रभावी हुआ है, जिस दिन से यह लागू हुआ है, उसके बाद से यदि कोई प्रावधान 9वीं अनुसूची पर डाला जाएगा तो उन प्रावधानों पे न्यायपालिका उसका न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस से पहले ऐसे जितने भी विषय हैं जो 9वीं अनुसूची में डाले जा चुके हैं, उन पर क्या होगा? उन पर न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? लेकिन इसमें मूल बात क्या है, आपके भाग कर कभी एग्जाम में प्रश्न आता है कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत किसे रखा गया है, तो भूमि सुधार को रखा गया है। आइए डिटेल में इन सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। 9वीं अनुसूची, अधिनियमों को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण प्राप्त है। क्या है?
कोई भी अधिनियम है उनको न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण प्राप्त है। जिन अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। यह अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा शामिल की गई थी। पहली बात तो आपको पता है कि हमारे मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची को जोड़ा जो गया है वह प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। ये सारे संशोधन आपको याद रखने हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी अनुसूचियों को समय समय पर जोड़ा गया है। आइए इसकी कुछ और बातों को जानने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, इसीलिए भूमि सुधार बताया गया इसमें, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए तथा भूमि सुधारों को लागू करने के लिए इस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है। मूल रूप से इसमें 13 अधिनियम थे, लेकिन कालांतर में बाद में इनकी संख्या बढ़कर 282 हो गई। कोयलो वाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो अधिनियम 24 अप्रैल 1973, ये तारीख क्यों बताई गई, क्योंकि इसी दिन से आपका जो केशवानंद भारती केस था उसी दिन से ये लागू हुआ, उसका फैसला आया। तो 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल किए गए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, क्योंकि इस तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वाद पर अपना निर्णय दिया तथा इसमें संविधान के बुनियादी ढांचा की अवधारणा दी गई तथा यह माना गया कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का बुनियादी ढांचा है तथा इसे कम नहीं किया जा सकता है। बुनियादी ढांचा की कभी बात आएगी फ्रेंड्स का डिस्कस करेंगे। जो आपका फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, आधारभूत ढांचा जिसे घोषित कर देती है, उस पर कोई भी निर्णय लेने का अधिकार किसे होता है, न्यायपालिका को होता है। तो 1973 के केस में कि किसी भी अधिनियम पर न्यायिक पुनर्वलोकन करना न्यायपालिका का मूलभूत ढांचा है, आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर है। और आधारभूत ढांचा घोषित करने के पश्चात ये निर्णय आया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से जितने भी अधिनियमों को 9वीं अनुसूची पर डाला जाएगा उन सभी अधिनियमों पर न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले डाले गए अधिनियमों पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बाद इसे आधारभूत ढांचा घोषित किया है न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वीं अनुसूची की तरफ। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी प्रावधान। तो दल बदल का जो प्रावधान है ये 10वीं अनुसूची में है। पहली बात तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा कब गया है, तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, जबकि 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं? कोई भी सांसद अपने कार्यकाल के दौरान दल नहीं बदल सकता, अपनी पार्टी नहीं बदल सकता है। यदि कोई दल बदलता है तो उसकी सांसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन किसी दल के अगर एक साथ 2/3 सदस्य एक साथ एक दूसरे दल में शामिल हो जा सकते हैं, इसे दल का विलय माना जाएगा। तब ये नहीं कहा जाएगा कि दल बदल विरोधी प्रावधान है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य पार्टी में शामिल होता है तो इसे दल बदल माना जाएगा। लेकिन किसी पार्टी के एक साथ 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इसे दल बदल नहीं बल्कि दल का विलय माना जाएगा। क्या माना जाएगा? दल का विलय माना जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, यदि किसी पार्टी के एक साथ 2/3 सदस्य अर्थात 67% सदस्य किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसका मतलब खामियां पार्टी में ही हैं, सदस्यों में नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। निर्दलीय सदस्य किसी भी दल को समर्थन दे सकता है, लेकिन किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं हम लोग। यहां से प्रश्न बनता है, मनोनीत सदस्य 6 माह के भीतर किसी दल की सदस्यता ले सकता है। कितने माह के भीतर? मनोनीत सदस्य जो होता है फ्रेंड्स, वह 6 माह के भीतर किसी दल की सदस्यता ले सकता है, उसके बाद नहीं ले सकता है। अगर उसके बाद वह उसमें किसी दल की सदस्यता लेता है तो वह दल बदल माना जाएगा और उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि कोई सांसद विहिप शब्द कभी आप लोगों ने सुना है संविधान में फ्रेंड्स? विहिप का मतलब होता है सचेतक। एक जो आदेश जारी किया जाता है किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, उसका उल्लंघन करना तथा राजनीतिक दल 15 दिन में उसे क्षमा करता है तो इसे भी दल बदल माना जाएगा। होता क्या है फ्रेंड्स, प्रत्येक पार्टी अपने कुछ
विहिप जारी करते हैं और उस पार्टी के सदस्यों के द्वारा उस विहिप का अगर यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसे भी दल बदल माना जाएगा। और दल बदल के मामले में निर्णय कौन लेता है? कौन ये बताएगा कि लोकसभा में यह दल बदल है या राज्यसभा में यह दल बदल है? इसका अंतिम निर्णय कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा, प्रधानमंत्री लेगा, कि लोकसभा का अध्यक्ष लेगा, कि राज्यसभा का सभापति लेगा? तो आइए इस बात को भी जानते हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। दल बदल के मामले में निर्णय सदन का अध्यक्ष या सभापति लेता है। कौन लेता है? सदन का जो अध्यक्ष होता है या जो सभापति होता है वह लेता है, लेकिन उसके निर्णय का न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जो निर्णय लेगा, कहने का तात्पर्य हुआ फ्रेंड्स, यदि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किसी व्यक्ति को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है तो इस बात को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय में इसकी जांच की जा सकती है। क्या सर्वोच्च न्यायालय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो आरोप लगा करके उसे दल बदल के आधार पर अयोग्य माना गया है वह सर्वमान्य है या नहीं, वह न्यायोचित है या नहीं, इन सारी बातों की जांच न्यायालय में की जा सकती है। यह अनुसूची 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है और 91वें संविधान संशोधन में इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। आइए नेक्स्ट अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषय हैं। 11वीं अनुसूची को जोड़ा कब गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में। कब जोड़ा गया है? 1992, 93 नहीं होगा फ्रेंड्स, 1992, ये मिस्टेक्स हुआ है। यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें कुल कितने विषय हैं ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसमें कुल 29 विषय दिए गए हैं। राजस्थान में अब तक 29 विषय में से 22 विषय पंचायती राज संस्थाओं को दिए जा चुके हैं। और शायद आपको ये भी पता होगा कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला राजस्थान का नागौर पहला जिला है जहां पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। गांधी जी की तो मंशा यही थी कि संविधान लागू होते समय ही पंचायती राज व्यवस्था को हमारे संविधान में लाया जाए ताकि जो प्रशासन क्या है, जो राजनीति का है, उसका विकेंद्रीकरण हो सके, गांव तक इसकी पहुंच हो सके। लेकिन ये समय पर सरकार ने इसे लागू नहीं कराया। इसे नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में भी इसका प्रावधान किया गया है, लेकिन बाद में आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और राजस्थान ने 29 विषयों में 22 विषयों को लागू भी किए जा चुके हैं। और राजस्थान का नागौर ही ऐसा पहला जिला है जहां सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। हम उम्मीद कर रहे हैं फ्रेंड्स सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो रही होंगी आपकी। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताएं कि चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। चलते हैं हम लोग लास्ट अनुसूची की तरफ, अनुसूची 12। अनुसूची 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया फ्रेंड्स? ये भी 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही जोड़ा गया। 93 दोनों जगह मिस्टेक होगी फ्रेंड्स, ये 92 होगा। 73वां और 74वां संविधान संशोधन दोनों ही क्या हुआ था आपका? 70वां, 71वां, 72वां, 73वां और 74वां, ये सारे संविधान संशोधन आपके 1992 में ही हुए थे। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें किसको रखा गया? शहरी निकाय को, अर्थात नगर निगम को इसमें स्थान दिया गया। किसको दिया गया है? नगर निगम को इसमें जोड़ा गया है। और इसके अंतर्गत कुल 18 विषय हैं। हो सकता है आपको इस बात का कन्फ्यूजन हो, 11 में पंचायत है कि 12 में नगर निगम है, 12 में पंचायत है कि 11 में नगर निगम है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, 11 क्या है? छोटा है। 12 क्या है? बड़ा है। पंचायत क्या होती है? छोटी होती है। नगर निगम क्या होता है? उससे बड़ी होती है। तो 12 को बड़े के साथ, 11 को छोटे के साथ, छोटा पंचायत है और नगर निगम बड़ा है, उसके साथ आप उसको रिलेट कर देंगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और नगर निगम के अंतर्गत विषय कितने हैं? इसके अंतर्गत आपके 18 विषय दिए गए हैं। तो एक बार मैं शॉर्ट में 1 मिनट में अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 12 तक रिवीजन करता हूं और आप खुद मेरे साथ बोलिए और चेक करिए कि क्या सारी अनुसूचियों पर आपकी पकड़ बन पाई या नहीं। पूरे कॉन्सेप्ट लेवल पर मैंने डिटेल में समझा दिया है, लेकिन शॉर्ट में जैसे वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं उस आधार पर पूछते हैं आपसे। जैसे अनुसूची 1 में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, अनुसूची 2 में वेतन एवं पेंशन, अनुसूची 3 में संघ के पदाधिकारियों या राज्य के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण, अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन, अनुसूची 6 में असम
त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूची 7 में संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। अनुसूची 8 में भाषा। अनुसूची 9 में भूमि सुधार। अनुसूची 10 में दल बदल और अनुसूची 11 में पंचायतें और अनुसूची 12 में नगर निगम का प्रावधान किया गया है। और हमारे मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन समय समय पर संविधान संशोधन के माध्यम से 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गईं। और वर्तमान स्थिति यह है फ्रेंड्स कि वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही जोड़ा गया। तो इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं जो बच्चे मेरा पहला पार्ट देखे होंगे और दूसरा पार्ट भी देख चुके होंगे, उनको अब किसी भी अनुसूची को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और किसी भी एग्जाम में जाकर के आप आसानी से सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप पूरी पॉलिटी पे पकड़ बनाना चाहते हैं तो मेरा इंडिविजुअल क्लास ज्वाइन करके पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट पर एक मजबूत पकड़ आप बना सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।